हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 हिंदी का, जिसका नाम है ओ सादा नीरा। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। वहाँ मध्य युग से ही मुगलों के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जा रहे थे। वृक्ष पानी के बहाव को रोकते हैं और अपनी जड़ों में भी उसको समेटे रखते हैं। फलतः नदियाँ उन्मत्ता यौनता की भांति स्वच्छंद नहीं हो पाती। उताल वृक्ष नदी के धाराओं की गति को भी संतुलित करने में भी क्षमता रखते हैं। बाढ़ के कारण ही नदी का उफान जब उसमें समाया जल कागारों से बाहर बढ़ उठता है। बाढ़ आ जाती है, पर जब बीच में अडिग गगनचुंबी वन खड़े हो तो वे उसको ललकारते हैं, आगे मत बढ़ना। आज चंपारण क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है, फिर कौन रोके सदा नीरा के प्रचंड उन्मुक्त आवेग को। अपनी शक्ति के गर्भ में डूबी मदोन्मत्त वह सदा नीरा निर्बाध गति से जिधर चाहती है उधर ही दौड़ जाती है और जल प्लावन का रूप बन जाती है। साथ ही साथ उस ओर शासन का कभी ध्यान नहीं गया है। अगला प्रश्न है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोने में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। लेखक ने पाठ के संदर्भ में कीमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा एक दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसे कुछ पदार्थों के संगम से बिल्कुल भिन्न पदार्थ का उद्भव हो जाता है, उसी तरह सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर गए। नेक्स्ट प्रश्न है, धांगर शब्द का क्या आशय है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भाड़े का मजदूर। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगर जाति जो है आदिवासी जातियों जैसे ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। धांगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलते शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। थारुओं की गृह कला अनुपम है। कला उनकी दैनंदिन जिंदगी का अंग है। धान पात्र का सिंक बनाया जाता है आकर्षक रंगों और डिजाइन में। सिंक और मुंज से घरेलू उपयोगिता के सामान बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। उनके गृह सामानों में उनकी कला और उसके सौंदर्य की झलक मिलती है। धवल सिपों और बीज से बनाए जाने वाले आभूषण जो उनकी संस्कृति की झलक दिखलाते हैं, जिनका उदाहरण लेखक ने नववधू के अपने प्रियतम को कलेव कराने के संदर्भ में झंकृत होने वाली वेणियों से दिया है। उनकी कला, उनकी मधुर और स्निग्ध संस्कृति की मनमोहक झलक इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो इसका उत्तर लिखिएगा। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार वहाँ के मजदूरों और किसानों पर किए गए थे। किसानों को विवश किया जाता था कि वे नील की खेती करें। प्रत्येक 20 कट्ठा की भूमि में 3 कट्ठा में नील की खेती करना प्रत्येक किसान हेतु अनिवार्य था। यह वहाँ 3 कटिया प्रथा कही जाती थी। जिस भूमि पर यह नील की खेती होती थी उसकी उर्वरा शक्ति जो है नष्ट हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी। जब केमिकल रंग बाजार में आ गए तो नील उगाना बंद हो गया। इस पर किसानों की 3 कट्ठिया से मुक्ति पाने हेतु भारी रकम अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। जिस मार्ग पर साहब की सवारी जाती थी उस पर भारतवासी अपने पशु तक नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ जो भी कार्यक्रम हो उसका सारा व्यय किसानों को ही उठाना पड़ता था। यह तो मात्र एक झलक भर है, उनके अमानुषी अत्याचार बड़े बर्बर थे। अगला प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली।
तो इसका उत्तर लिखिएगा, गंगा के पार बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, वहाँ अपेक्षाकृत अधिक जागृति थी, साथ ही वहाँ अंग्रेजों के प्रति एक बगावत भी पनप रही थी। यदि गंगा पर पुल बन जाता तो दो स्थितियों के सामने आने की पूरी संभावना थी। चंपारण में अंग्रेजों द्वारा अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे। यदि पुल बन जाता तो इन अत्याचारों की गूंज बिहार के शेष भाग में फूट सकती थी और एक बगावत का रूप ले सकती थी। दोनों ओर से आवागमन प्रारंभ हो जाता और दक्षिण का बागी स्वर चंपारण के अत्याचारों का रक्षक बन जाता तो सारे बिहार में बगावत खड़ी हो सकती थी। इसलिए जो है वह गंगा नदी पर जो है पुल नहीं बना रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो इसका उत्तर लिखिएगा, गांधी जी चंपारण में कृषकों मजदूरों की समस्याओं को दूर करने ही आए थे। वहाँ की दुर्गत स्थिति को देखकर और अत्याचार देखकर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। थोड़े समय बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बरहरवा में, मधुवन में और भितिहरवा में। तीनों स्थान पर निष्ठावान कार्यकर्ता तैनात किए गए थे। कार्यकर्ता गुजरात और महाराष्ट्र से आए थे। बरहरवा विश्वविद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतीबाई गोखले ने संभाला। इन विद्यालयों का क्या आदर्श था, इसकी अंदाजा गांधी जी के उस पत्र से चलता है जो उन्होंने चंपारण के कलेक्टर को लिखा था। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं तो खौफनाक और हे मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने में यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उन्हें दोषी से बचाने की चेष्टा करूँगा। यह भी उल्लेखनीय है कि गांधी जी के पुत्र और स्वयं कस्तूरबा गांधी ने भी इस कार्य में काफ़ी सहयोग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो इसका उत्तर लिखिएगा, गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और निष्कलुष चरित्र निर्माण समझते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे, अर्थात बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलुष चरित्र वाले व्यक्तियों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त करें। अक्षर ज्ञान को तो वे इस उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मात्र मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास। लेकिन यह पद्धति जो है उसे कुंठित करती थी। कौन सा? जो अंग्रेजों का पद्धति था पढ़ाने के। इस पद्धति में बच्चों को दस्तावेज रटाया जाता है ताकि आगे चलकर वे क्लर्क का काम करें। उनका सर्वांगीण विकास से कोई सरोकार नहीं है। जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक बच्चों के लिए औद्योगिक शिक्षा के पक्षधर थे। तात्पर्य यह न था कि हमारी परंपरागत व्यवसाय में खोट है, वरन यह कि हम ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पेशे और जीवन को परिष्कृत करें। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? तो इसका उत्तर लिखिएगा, ये भितिहरवा विद्यालय में शिक्षक थे। सन 1917 में यही पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था, भितिहरवा आश्रम की व्यवस्था देखने और शिक्षा देने हेतु। उनको यह भी काम सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से भय भी दूर किया जाए। वे वहाँ 1 वर्ष रहे, फिर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी 3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने आ जाया करते थे। उनके शिष्य भी मौजूद थे। वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज़ थी। उनका समर्पण भी पूरा इस जो है शिक्षा में था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों के उल्लेख लेखक ने किया है? इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा, चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने 2 सीख दी थी। पहला था निर्भीकता और दूसरा सत्य आचरण। सबसे पहले निर्भीकता की बात करें तो निर्भीकता जीवन का बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण आचरण है, जिसके अभाव में पशुता और मानवता में अंतर करना कठिन हो जाता है। सत्य तभी जीवित रहेगा जब उसके पास निर्भीकता खड़ी रहेगी। अपनी सच्ची बात पर अडिग रहना, निर्भीक होना और उदंड होना अलग अलग है।
उदारता का एक निषिद्ध आचरण है, जबकि निर्भीक होना महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। दूसरा है सत्य आचरण। सत्य आचरण ऐसा तत्व है जिसके अभाव में संसार का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। बिना तथ्य की जानकारी में कोई बात कहना, अफवाह उड़ाना भी असत्याचारण ही है। विश्वास की नींव सत्याचारण पर ही टिकी है। गांधी जी बिना कोई बात पर के सत्यता की जांच को नहीं कहा करते थे। सत्य उनके जीवन का संबल था। यही हमारे जीवन का भी होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में हम मानव कहलाने का गौरव भी खो देते हैं और हमारा अस्तित्व जो विश्वास की बुनियाद पर ही खड़ा है ढह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? इसका उत्तर लिखिए। यह पाठ हमारे सामने कई प्रश्न खड़ा कर देता है। प्रकृति का दोहन, जंगल काटे गए, बेशुमार काटे गए और परिणाम सामने आया बाढ़, दलदल और गांव की बर्बादी। मानव छोटे हित के सामने व्यापक हित को जो है कूड़ेदान में फेंक देता है और नीलकोठी के अंग्रेजों और उनके भीषण अत्याचार सह क्यों गए? मात्र स्वार्थ और संगठित शक्ति के अभाव में उन्होंने झोपड़ियां जला दी। लोभ के लिए फिर उन्हीं की सेवा जो है गांधी जी का आगमन एक वरदान बना। और यह भी सत्य है कि चंपारण ही था जिसने महात्मा गांधी जी को गांधी बना दिया और उनके सारे गुणों को उजागर कर उन्हें महात्मा गांधी बना दिया। बौद्ध स्तूप, मठ हमारी संस्कृति धरोहर है, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है मिटती ना रही है। गंडक की तबाही भी हमें हिला देती है। यह हमारी अकर्मण्यता का फल है, सामूहिकता के अभाव का कुफल है। इसकी योजना बन सकती थी पर इसके लिए कोई सोचा ही नहीं गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका उत्तर लिखिएगा। यह पंक्ति उस प्रसंग में आई है जब जंगलों की कटाई डटकर हो रही थी। यह कितना विलक्षण है कि एक ओर मनुष्य जंगल काटे जा रहे हैं, खेतों, पशुओं और पक्षियों को नष्ट करता जा रहा है, नदियां पर बांध बनाकर उसके अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। धरती को भोगने की लालसा में मानव वसुंधरा भोगी बन गया है। दूसरी ओर एक मानव है जो धर्मांध है। वह गंगा को माता कहता है पर अपने ही घर की जो है नाली का कूड़ा कचरा, पूजा सामग्री आदि जो है गंगा में ही फेंक रहा है। दोनों ही प्रकृति का विनाश कर रहा है। फिर दोनों में अंतर क्या है? वह प्रकृति का विनाश भोगार्थ करता है और यह प्रकृति का विनाश धर्मांधता के कारण करता है। बर्बाद तो दोनों कर रहे हैं आखिर। दूसरा है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव स्मृति के हाथों में, और यह जो है अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। यह यहाँ का चित्र है पर है वास्तविक। यह यहाँ की व्यवस्था भी है। मुसलमान आक्रमणकारी आए और वहाँ आधिपत्य जमा बैठे। अंग्रेजों ने भूमि पर कब्जा किया और उसका तथा जनता का दोहन किया। पूर्वी बंगाल से भारी मात्रा में शरणार्थी आए। चंपारण की भूमि ने सबको समेट लिया। यह है उसकी उदारता। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ रहते थे और किस लिए वहाँ आकर बसे थे? तो इसका उत्तर लिखिएगा। इस प्रदेश में सर्वप्रथम कर्नाट वंश का प्रथम राजा नांददेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और यहीं बस गए। इस प्रकार सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बनी। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आया। यहाँ आदिकाल से आने जाने वाला का तांता बंधा रहा। उसके बाद थारू और धांगर जातियाँ आए। थारू अपना संबंध राजस्थान से जोड़ते हैं और धांगर जो है दक्षिण बिहार से आए। यह यहाँ जो है उन्हें नील की खेती हेतु लाया गया था। उनका मूल जो है छोटा नागपुर का पठार था। यहाँ की मूल निवास जो है छोटा नागपुर का पठार था। यहाँ की उर्वरा भूमि की संपदा प्राप्त करने के लालसा में मन में समाये पचाही जमींदार और गोरे साहब भी यहाँ आए। गोरों ने अपना अलग ही साम्राज्य यहाँ बसा लिया। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भी आए, उनको भी यहाँ ही बसाने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है
और यह संरूपक है, रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए, भैंसालोटन में गंडक घाटी परियोजना के अंतर्गत एक बांध बन रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र का सम्मिलित था। भारतीय इंजीनियर यानी मोटर बोट के माध्यम से उसके लेखक को दिखा रहे थे, पर लेखक कुछ और ही सोच रहा था। युग युग में होने वाली गज और ग्राह की लड़ाई अंत होने जा रहा है। यहाँ ग्राह है दैन्य और अभाव उसके विशाल मुख में फंसा है जन समुदाय। उसका संकट समाप्त करने अथवा उसका उद्धार करने हेतु एक अजैब पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। नहरें ही विराट नारायण की भुजाएं है, बिजली के तार ही नारायण का त्राणकर्ता चक्र है। लेखक मन ही मन इंजीनियर महोदय का नमन करता है, विश्वकर्मा मजदूरों को नमन करता है जो नारायण के नूतन विराट रूप के विधाता है, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करते अथवा नहीं, जिनके द्वारा बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर जो है ज्योतिषी हो उठेगा। अगला प्रश्न है, नीले गोरों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर लिखिएगा, अंग्रेज जो है चंपारण में आए और उन्होंने नील की खेती करना प्रारंभ किया, इसी कारण वे नील्हे कहे गए। बेतिया राज से बहुत कम धन में हजारों एकड़ भूमि इन ठेकेदारों ने ले ली। उस पर किसानों से बार बार नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना आवश्यक था। महात्मा गांधी ने यह सब देखा कि नील्हे अंग्रेज के अमानवीय अत्याचार भी देखे, उनसे संघर्ष करने का बीड़ा उठा लिया। उनका यह मत था कि जनता का शैक्षिक और सामाजिक स्तर सुधारे बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, और यहाँ विद्यालय स्थापित हुए। गांधी जी ने अंग्रेजों को यह भी साफ बता दिया था लिखित रूप में कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली जो है सर्वथा गांधी जी का व्यवहार बड़ा संतुलित रहा। गांधी जी के पास नाना प्रकार के समाचार आते थे। वे पहले समाचारों की छानबीन करते थे, फिर कुछ बोलते या लिखते थे। गांधी जी के संघर्ष की कहानी काफ़ी लंबी है, यहाँ पर उसका प्रकाश नहीं डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है, अथवा चौर और मन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए हैं। ये ताल कहीं उथले हैं और कहीं गहरे। ये सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं। इन तालों में निर्मल जल भरा हुआ है। इन तालों को ही चौर और मन कहते हैं। जो उथले ताल होते हैं उन्हें चौर कहा जाता है। चौरों में गर्मियों और सर्दियों में पानी कम हो जाता है। इसके विपरीत विशाल व गहरे तालों को मन कहा जाता है। इनके द्वारा खेती भी की जाती है। अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। तो इसका उत्तर लिखिए था, लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट मिखनाथोरी तक जाती है। इस नदी का नाम है पैंड। इस पैंड नदी के सहारे भगवान बुद्ध ने कपिल वस्तु से मगध तक के जंगलों की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 17 क्वेश्चन। आप इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।